नमस्कार, मैं हूँ एकता रमन और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर के फेसबुक लाइव पर। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं ऑलमोस्ट डॉक्टर हरित बैंसला आज़ाद। डॉक्टर साहब, आई वेलकम यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, हमारे लिए आपने टाइम निकाला है। मैं डॉक्टर बैंसला का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आपको। ये गांव के माहौल से हैं, प्योर गांव से हैं, देहात से, लेकिन बीए, एमए, एमफिल, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड पीएचडी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि इतनी पढ़ाई, इतनी एजुकेशन क्यों, और कहाँ से इंस्पिरेशन मिली या सीख कैसे मिली कि इतना पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया, और आई अप्रिशिएट कि आपने एपिसोड्स जो चला रखे। हम जैसे सोशल वर्कर को बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा कुछ करने का आगे और ज़्यादा हौसला मिलता है। मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा। और रही मेरी एजुकेशन की बात, तो मेरे फादर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मुझे, और वो भी डॉक्टरेट थे इंग्लिश के बहुत पुराने वक्त में, 1990s में। और उनसे इंस्पायर होके इसी रास्ते पर मैं चला। लेकिन फाइनली एक वक्त आके मुझे ऐसा लगा कि शिक्षा केवल खुद को शिक्षित करना एक खुद के लिए किया हुआ काम मात्र रह जाएगा। मैंने क्यों ना इस शिक्षा को थोड़ा सा समाज की तरफ मोड़ा जाए, क्यों ना जितना शिक्षित मैं हूँ ऐसे शिक्षित मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में लोग किए जाएं। तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि समाज की तरफ रुख किया, और आज मैं प्रगतिशील हूँ समाज सेवा के अंदर, और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। जी, यही वजह है कि हम डॉक्टर बैंसला को, हरित जी को इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, क्योंकि जैसा हम अपने पिछले एपिसोड्स में भी कहते रहे हैं कि अगर कोई एक परिवार को भी 15 दिन या 1 महीना, 10 दिन अफेक्टेड फैमिली को मदद दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। किसी को 2 टाइम 3 टाइम का खाना, भोजन दे पाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हरित जी लगभग 20 गाँव को और उनके सरपंचों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे हरित जी कि इस आपदा के दौरान, महामारी के दौरान आपने कैसे काम किया है और क्या क्या काम किया है गांव के स्तर पे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था, जो कोविड का जो आया था, उससे पहले जो लॉकडाउन लगा था, तो कई हमारे जो, जैसे यूपी के टच में हमारा गांव है बड़ौली, तो लोग वहाँ से पैदल चल दिए थे। बहुत सारे लोग उस तरफ से जो ड्यूटीज़ करते थे दिल्ली की तरफ या भिवाड़ी की तरफ, जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, तो वहाँ से जो लोग वापस आ रहे थे, रास्ते में अपने साथियों के साथ हमने उन सबको रोका, बिठाया और बाहर उनका खाने का इंतज़ाम किया। मैं ही नहीं, बहुत सारे सहयोगी थे जिन्होंने हमारा साथ दिया। और रात को उनको गांव का जो कॉलेज है, राजगीर, जो हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे उनको रात को रोका, वहाँ बिजली का इंतज़ाम किया। और मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उस रात को हमारे साथ सहयोग उन्होंने किया। तो उनका खाना पीना खिला के उसके बाद हमने उनको कॉलेज के अंदर रोका। उसके बाद जो इस टाइम जो कोविड का जो हुआ, इसमें हमने सभी सरपंचों से संपर्क किया, सभी से कहा कि आप अपने गांव में सैनिटाइज़र स्प्रे कराइए, मास्क बांटिए, और सभी से अपील की। और ऐसा भी किया कि कई जगह जैसे बाहर के लोग नहीं रुक पाते थे, तो अपने गांव के अड्डों पर डंडे लगा के ऐसे रास्ते भी रोके, जिससे कि बाहर के लोग वहाँ ना आए और आपदा से हमें मुकाबला करने में थोड़ी मजबूती मिले। तो इस तरह से सरपंचों ने स्प्रे भी कराए अपने गाँव में, सैनिटाइजर के स्प्रे कराए, मास्क बांटे, मंडियों में जैसे अनाज का जो टाइम चल रहा था वहाँ पर मास्क बांटे। तो मैं उन सभी सरपंचों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और बहुत अच्छा उन्होंने सहयोग किया इसमें, और हम अच्छी तरह से निपटे भी इस आपदा से। जी, हम शहरों के बारे में तो सुनते आ रहे हैं, और गांव या ग्रामीण क्षेत्र या रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोगों में जागरूकता आए, और पिछली वेव में नहीं आई, इसी कारण से इस वेव में बहुत तकलीफ आ रही है गाँव में। लोगों को टेस्टिंग के लिए पहली बात तो वो करवाना नहीं चाहते थे, और फिर जब करवाने के लिए शायद तैयार होते तब तक सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि इतना पीक पे चला गया था कि इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल। तो आपने वो मानसिकता कैसे चेंज की? क्योंकि सबसे पहले तो मतलब गांव के लोग तो अलग, लेकिन सबसे पहले सरपंचों की मानसिकता बदलना, और उसके बाद फिर गांव के एक एक सदस्य तक पहुंचना, वो कैसे किया? वो बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली क्या था कि हमारे गांव के क्षेत्र के जो सरपंच हैं वो थोड़े से जागरूक नहीं है, उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। और उनसे आप डायरेक्टली अगर कहोगे भी तो कहेंगे भाई हमें नहीं पता, वो फाइनली अपना हाथ हिला देते हैं। लेकिन हमने फिर प्रण लिया, हमने क्या किया, अपनी एक समिति बनाई, आदर्श समिति, जिसके थ्रू हमने हर संडे एक मीटिंग का प्लान किया कि हम हर संडे एक मीटिंग करेंगे। उसमें सारे युवा आते थे, बुजुर्ग भी आते थे, और सरपंचों को बुलाते थे।
फिर वो जो पॉलिसीज़ स्टेट की और सेंटर की पॉलिसीज़ थी, किसी भी तरह की उनका इम्प्लीमेंटेशन कराना था तो मैं खुद पंचायत के अंदर खड़ा होकर उनको बताता ये पॉलिसीज़ हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करिए। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा, सरपंच से आज तक हमने जिस काम का भी कहा, जितने भी हमारे बैसलात के सरपंच थे सब ने सहयोग किया और सब ने बहुत काम किया। जो भी हमने उनको, जैसे कैमरेज लगवाने हैं अपने गांव के अंदर, अच्छा। सीमेंटेड बेंच वगैरह लगवाने हैं। अच्छा। जैसे स्टेडियम नहीं था, बहुत बड़ा गांव है बड़ौली, और उसमें स्टेडियम नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का जो ग्राउंड था उसमें लाइटिंग के लिए सरपंच को बोला, जिसको बच्चे लाइटिंग होने के बाद रात को फुटबॉल, कबड्डी इस तरह से खेल पाते हैं। यानी उनका खाली टाइम भी यूटिलाइज हो रहा है, उनकी एनर्जी भी चैनलाइज हो रही है। एग्जैक्टली। तो सरपंचों ने बहुत सहयोग किया और मैं उन सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ऐसे ही वो सहयोग करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से बैसलात को, जो 20-22 गांव जो आते हैं बैसलात के, उसको एक मॉडल के रूप में पेश करेंगे, जिससे पूरे हरियाणा देखे और कोशिश करें कि ऐसे ही उन सबके क्षेत्र भी हों। राइट। और वैसे भी हम इस साल का मिशन भी फिट इंडिया है, तो आपकी इन जितने भी आपने ये जो एक्टिविटीज़ बताई, इनसे वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ फिट इंडिया। सो फिट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया आपने। Exactly. तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप ये किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, मतलब आप 20 गाँव की जिम्मेदारी किस रोल के तहत निभा रहे हैं, क्या पोजीशन है आपकी? सबसे मैं समझता हूँ कि हर एक युवा को अपनी पोजीशन, उसकी सबसे बड़ी पोजीशन और सबसे बड़ी कैपेसिटी यही है कि वो एक युवा है, और उसको अपने युवा होने पर अपने कर्तव्य और अपने दायित्व को समझना चाहिए। उसको ये नहीं कि केवल एजुकेशन पढ़े करे और अपनी नौकरी लग जाए, ये एक दायित्व नहीं है। उसका दायित्व समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। हमारी आने वाली पुश्ती, आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए करके क्या गए हैं, तो उनके जवाब हमें अभी से तैयार करने हैं। और सबसे मुझे जो ताकत मिलती है वो यही मिलती है कि यूथ समझता है इस बात को, और यूथ कोऑपरेट भी करता है, और उसी का कोऑपरेशन है कि आज हम बड़े चेंजेस लाए हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल हो, हम अपने गांव में कई बार ऐसी फैमिलीज़ हैं, दे आर नॉट कैपेबल कि वो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज सके, इतनी भारी भरकम फीस दे चुके। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, सीएम साहब का, जिन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल्स की जो पॉलिसीज़ लागू की, उसके तहत तो हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में सबसे जो ताकत मुझे मिलती है वो अपने युवा होने पर और युवाओं के साथ होने पर, और आप जैसे बड़े और आप जैसे हौसला हमें दे रहे हैं इंटरव्यूज़ के माध्यम से। और मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपना कर्तव्य समझते हुए समाज के लिए ज़रूर वक्त निकालें और ज़रूर बड़े बदलाव के लिए प्रयासरत रहें, प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी था इनसे जानना, क्योंकि केवल ये सोच लेना कि हम जब किसी पोस्ट या पद पर आएंगे तब हम काम करना शुरू करेंगे, तो भाई अगर आप अपने समाज की प्रॉब्लम्स ही नहीं जानते, या आप अवेयर ही नहीं हैं, या आपकी आवाज़ 4 लोगों तक भी नहीं पहुंच पाती, वो आपको सुनना भी नहीं चाहते, तो आपके लिए बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। तो बिना कुछ पोस्ट या पद लिए अपनी जिम्मेदारी समझ के यूं ही काम कर देना या शुरू कर देना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मैं मतलब आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि अब 20 गांव हैं जो कम से कम आपकी बात सुन रहे हैं। तो आपके जो गांव के यूथ हैं हरित जी, क्या वो टेक्नोलॉजी से भी उतने ही परिचित हैं, या वहाँ थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन या सरकार या किसी भी तरह से, या किसी यूनिवर्सिटी या आजकल जैसे हम खाली तो नहीं कहेंगे, पर टीचर्स या स्टूडेंट्स दे हैव अ लॉट ऑफ अवेलेबल टाइम, तो क्या इस तरह की कोई मदद आपके गांव के युवा की जा सकती है जहां उन्हें ट्रेन किया जा सके, टेक्नोलॉजी समझाई जा सके? मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे गांव के एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर नरेश बैसला, पूसा के अंदर वो साइंटिस्ट है, और हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, बड़े भाई हैं, बहुत उनसे सीखने को मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ सभी युवाओं को कि जैसे मैं इंग्लिश का डॉक्टरेट कंप्लीट होने वाली है, तो कोशिश करें कि आप अपने आसपास के जो बच्चे हैं गांव के, या आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, अगर वो इंग्लिश में कमज़ोर हो, उन सबको इकट्ठा करें, उनको एजुकेट करें। अगर आप फिजिक्स में अच्छे हो, अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो, तो उनकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की मदद करें, निःशुल्क मदद करें। जिस तरह से मैं अभी, हमारे कॉलेज में इंग्लिश का टीचर नहीं था, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, तो लड़कियों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, बड़ी दिक्कत आ रही थी, रिजल्ट बहुत ख़राब हो गया था। तो मैं बाय द टाइम यूनिवर्सिटी में था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से 2.5-3 महीने निकाले और कॉलेज में फ्री निःशुल्क मैंने बेटियों को, सभी को, बहनों को अपनी को पढ़ाया। और हिंदी के लेक्चर्स भी मैंने वहाँ पे लिए उनके। हिंदी का टीचर नहीं था तो मैंने कहा पढ़ा देते, क्या दिक्कत है। और फाइनली उन सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए हैं, और यही ईश्वर के सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं, अगर आप किसी के काम आ जाओ, यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल होना चाहिए। जी, बहुत बहुत बेहतरीन बात कही आपने
कि इतनी एजुकेशन लेने के बाद एक बहुत आसान रास्ता हो सकता था जिसमें हरीश जी शायद यहाँ से किसी शहरी लोकेशन पे चले जाते, एक अच्छी सी वाइट कॉलर जॉब ले लेते और गांव में जो हो रहा है उससे इनको कोई मतलब ना होता। लेकिन इतनी एजुकेशन लेने के बाद अपने आसपास के समाज को सुधारना ही एक सही सिटीज़न और जैसे उन्होंने कहा कि एक युवा का कर्तव्य है, विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो इस महामारी के अलावा और इससे पहले आपने बहुत सारे काम करे हैं इन सभी 20 गांव में, और हम जानते हैं कि आपके यहाँ ये डेयरी बेल्ट है। हाँ जी। तो हमने अब तक इंसानों की तो बात कर ली, अब आते हैं पशुओं पे। तो आपके वहाँ पे एनिमल वेलफेयर को लेके या उसकी अवेयरनेस पर क्या काम हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हमने संघर्ष किया मैम। हमारे वहाँ हॉस्पिटल था एक गांव में, जैसे 20-22 गांव में बैसलात के हमारे जो क्षेत्र है, अब एक ही हॉस्पिटल था। पहले तो उसमें डॉक्टर नहीं बैठता था, उसके लिए समिति ने संघर्ष किया, अफसरों से, डीसी साहब से भी लिंक में रहे, विधायकों से भी कहा, और फाइनली वो हॉस्पिटल चालू हो गया और वहाँ पर चल रहा है। लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं नहीं कह सकता कि इस एक हॉस्पिटल से उस क्षेत्र का गुजारा हो सकता है। छोटे छोटे सभी गाँवों में ऐसे एनिमल के हस्बेंड्री हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिससे कि उनकी सुविधाएँ हो जाएँ। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने लोगों की तो बात कर ली, एनिमल्स की नहीं की। मैं कहना चाहता हूँ कि एनिमल्स की वजह से हम लोग हैं जी। असली जो हमारा काम है, दूध जो हमारा क्षेत्र है वो दिल्ली दूध लेके जाते हैं, उन लोगों का दूध का ही काम है सारा। हाँ, तो उन एनिमल्स पे डिपेंड है हमारी सारी आर्थिक जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो भी हैं, दे आर ऑल डिपेंड ऑन द एनिमल्स। तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए यही है कि एनिमल वेलफेयर का, जैसे कि नाले हैं हमारे वहाँ, पोखर हैं, तालाब हैं, तो वहाँ मच्छर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मच्छर की मॉस्किटोज प्रॉब्लम से हमारी जो गाय हैं या भैंस हैं वो दूध थोड़ा उनका कम हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगा और अपील भी करना चाहूँगा कि आप वक्त वक्त पर वहाँ स्प्रे कराएं, नालों पे जो भी मच्छर वगैरह जो भी स्प्रे होती रहनी चाहिए। और एक पता वक्त टू वक्त वहाँ कोई ना कोई आधा जाना जो पता लगाए कि किस हालत में पशु में कोई नया रोग तो नहीं आ गया है, कोई नई बीमारी तो नहीं चल रही है जो अफेक्ट करे, क्योंकि हमारा सारा आर्थिक स्टैंडअप उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो पशुओं के लिए यही प्रशासन से अपील रहेगी कि एक तो एनिमल्स के जो हॉस्पिटल हैं वो थोड़े से बढ़ा दिए जाएँ गाँवों तक, और एक स्प्रे वाला मॉस्किटो वगैरह जो टाइम टू टाइम ये होना चाहिए। तो यानी 20 गाँव पे एक अस्पताल इंसानों के लिए और एक ही जानवरों के लिए जी। और आप अगर इंसानों की बात आ गई है तो इंसानों वाला अस्पताल पिछले 7 साल से बंद है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। विधायक से कह लिया, मंत्री जी से कह लिया, सब दिलासा देकर ही भेज देते हैं। और फाइनली बीइंग ए एजुकेटेड यूथ, मैं नहीं चाहता कि हम कोई रेल की पटरी उखाड़ें या रेल को रोकें, क्योंकि ये सही रास्ता एक्चुअली नहीं होता कि हम गवर्नमेंट की जो काम चल रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के या रेल के थ्रू, क्या पता उस रेल में कोई ऑक्सीजन ही जा रही हो कहीं। बिल्कुल सही। जो कोविड आपदा से जो परेशान है लोग, जिस रेल को हम रोकें, क्या पता उससे कितनी डेथ्स हो जाए आगे। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई डोंट थिंक कि हम कोई रेल रोक के, लेकिन हम करें क्या। 4.5 से 5 साल एक हाईवे को लग गए, फ्लाईओवर वाले को, सुल्पुर फाटक वाले को, और 7 से 8 साल उस हॉस्पिटल जो नशे का अड्डा बन गया है, लोग रात को वहाँ नशा करते हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं वहाँ की। तो वहाँ तो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बहुत होती है। बिल्कुल, एक यही होने लगेगा धीरे धीरे। वहाँ इलाज तो बहुत दूर की बात, वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने लग जाएंगी। मैंने विधायक जी से पर्सनली भी ये कहा कि विधायक जी आप एक डॉक्टर बैठा दीजिए, 2-4 नर्स बैठा दीजिए, इतना तो है कम से कम बुखार जो गरीब तबका है और बेसिक दवाइयाँ एक बार शुरू हो जाए। बेसिक दवाई ये है कि हमारे जो बेचारे गरीब जो लोग हैं, एटलीस्ट उनको बुखार की, उल्टी, जैसे छोटी मोटी जो भी फंक्शनल जो दवाई है वो मिल जाए। कम से कम आप इतने बड़े ऑपरेशन तो आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटे मोटे इलाज तो हो जाएं। एक स्पेशल वार्ड शुरू कर दें जहाँ हमारी जो गर्भवती जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट जो वुमेन्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। आप प्रेग्नेंट वुमेन को, मेरा गांव जिस तरह से रोड जो है सावटे फाटक की तरफ से जाना पड़ता है, कम से कम घंटा भर लग जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और गरीब आदमी कब तक सवारी लाएगा, कैसे ले जाएगा, कहाँ तक, कितना परेशान, कई बार तो डेथ तक हो जाती है लोगों को। तो बहुत परेशान है। और आप मतलब अगर आपको नियरेस्ट किसी डॉक्टर या कोई दवाई की शॉप तक पहुंचना हो तो नियरेस्ट तो पलवल डिस्ट्रिक्ट हमें जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। अब बताओ, आप कह रहे हैं कि ट्रैवल टाइम 1 से 1.5 घंटा हो सकता है, और वो ट्रैवल टाइम कम हो सकता था, लेकिन वो पुल को कंप्लीट करके और 1 से 1.5 घंटा हम तब कह रहे हैं कि अगर गाड़ी हो अपनी खुद की, तो यानी पहले गांव में उस परिवार में एक गाड़ी होनी चाहिए, या गांव की ऐसी कोई गाड़ी होनी चाहिए जिसमें हम पेशेंट को डालेंगे और उसके बाद 1-1.5 घंटे में ये पलवल पहुंचेंगे।
तो फिर या तो फिर पेशेंट रहेगा या डॉक्टर रहेगा, मतलब फिर तो ये हाल है। यही हाल है। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई एनजीओ, इनफैक्ट हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेडिसिन इकट्ठी करती हैं, मेडिसिन क्लब का काम करती हैं, और बहुत से अच्छे केमिस्ट्स भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट करिए कि इस तरह की बेसिक अमेनिटी की भी कमी है इन 20 गाँव में, विच इज़ अ बिग नंबर। मतलब मैं तो पॉपुलेशन वाइज सोच रही हूँ मैम, मेरे खुद के गांव की 20 से 25,000 आबादी है मेरे गांव की, और उस गांव से लगते हो 20 गांव में कम से कम 50,000 लोगों की आबादी बन जाती है। वहाँ भी एक हॉस्पिटल आप नहीं चला रहे हो, खोल के आपने उसको रख दिया, बिल्डिंग बना के छोड़ दी, 7 साल हो गए, उद्घाटन की राह देख रहा है। अगर आपके शो के माध्यम से मेरी बात मंत्री जी या विधायक जी आपसे पहुँच जाए तो कृपया करके इसका सोल्यूशन ज़रूर करिएगा। बहुत हालत ख़राब है लोगों की। जितनी दवाइयाँ, पैरासीटामोल, डाइजीन और लूज मोशंस की गोलियाँ जितने शायद एक घर में से निकलती होंगी, उतनी ही दवाई लगभग एक गांव के लिए सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि वैसे भी हमने देखा है कि गांव वाले बहुत लास्ट सिचुएशन आने पर ही दवाई, एलोपैथी, हाँ जी, और अगर वो भी उन्हें ना मिल पाए इमरजेंसी में, तो फिर ऐसे हॉस्पिटल या ऐसे मेडिकल सेंटर का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी कनेक्टिविटी और ऐसी डिजिटाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है कि इन्हें 1-1.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ रहा है गाड़ी में, और तब जाके इन्हें बेसिक फैसिलिटी मिल रही है। सो आई रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी हु इज़ वाचिंग कि हमारी आवाज़, इनकी आवाज़ प्लीज़ प्रशासन तक भी पहुंचाइए। तो आप ये जो आप कह रहे हैं कि आपने प्रदर्शन, मतलब आपने कई लोगों को अप्रोच कर लिया, और आप नहीं चाहते एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि आपको कोई रेल की पटरी रोकनी पड़े, बिकॉज फिर आपकी एजुकेशन का खैर कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने भी वही अप्रोच अपनानी है। तो आपके साथ कितने लोग हैं, और आप किससे अपील कर सकते हैं, या कहाँ आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों लेकर जाएं और आपको हेल्प मिल सकती है? जैसे कि ये पुल है, इसका टाइम मतलब 2-3 साल में बन जाना चाहिए था ये पुल, इसको 4.5 से 5 साल लग गए जी। अब केवल मैं ही नहीं, मेरा गांव ही नहीं, इस पुल से, इस फाटक से गुजरने वाले सारे गांव परेशान हैं। मैंने सभी गांवों के सरपंचों से अप्रोच किया, और सभी बड़े उतावले थे, बड़े बताओ भाई कहाँ चलना है, कब क्या करना है, सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी रिसेंटली हमने प्लान किया है कि हम जो सभी गाँवों में जाएंगे, पंचायत करेंगे, उन सबसे समर्थन मांगेंगे, आप चलिए पुल के लिए, वहाँ पर रास्ता रोकेंगे। तो पहले तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमें रेल की पटरी रोकने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा, प्रशासन या सरकार के लिए मेरा सुझाव है, हमारा सुझाव है कि जो रेल, जो फाटक जो बनी हुई है, मैंने जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाली उसमें भी कहा था कि उसके पास दोनों तरफ खेत है, इस साइड भी, तो आप वहाँ से रास्ता निकाल के फाटक को कहीं और एडजस्ट कर दीजिए, तब तक आपका पुल बनता है। ये सुझाव भी हमने दिया है, लेकिन किसी भी बात का कोई असर हमें नज़र नहीं आएगा तो मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ेगा, और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत परेशान है, हर एक को भुगतना पड़ रहा है वो रास्ता जो दूर पड़ता है बहुत। हाँ। तो फाइनली जब कहीं का रास्ता नहीं बचेगा तो लास्ट आंदोलन वाला रास्ता ही हमारे पास बचेगा। जी जी, नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह का आपको रुख अपनाना पड़े। और जब हम बात कर रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, खाली सिर्फ शहरी इकोनॉमी इफ़ेक्ट नहीं हो रही, रूरल इकोनॉमी इफ़ेक्ट हो रही है। ऑलरेडी ये पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जो इनकी मेजर ब्रेड अर्निंग है, इनका मेन ऑक्यूपेशन है। जैसे मैं हमारे गांव का जो दूध है वो सुबह 3:30 से 4 बजे उठ जाता है। अब सुबह वो दूध लेके जाए, सुबह दूध लेके टेम्पो जो जाता है, उसको क्या है कि वापस आके उसको सारे काम कंप्लीट भी करने होते हैं। खुद जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो घर का, उसको भैंस नहलानी भी है, उसका सारा इंतजाम उसको करना है, और शायद दूध का टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है, तो वो रास्ता अगर दूर अगर हो जाता है दिक्कत हो जाती है, कई बार फट भी जाता है दूध। जी। अब दिल्ली वो दूध दे के आएगा और वो इस रास्ते से कम से कम घंटों 2 घंटे लगाएगा, तो अपना काम कंप्लीट कैसे कर लेगा? ऐसे बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं जो ऐसे हैं कि अपनी सरकारी ड्यूटी करने के बाद भी वो घर का काम संभालना चाहते हैं, लेकिन जब घंटे 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ भी उनका काम, तो सारा ही घरेलू काम, आर्थिक काम, किसी भी हर प्रकार का काम ठप पड़ा है। कोई बेचारा परेशान व्यक्ति हो, गर्भवती महिला हो, इवन जो स्टूडेंट्स हमारे कई बार कोचिंग के लिए जाते थे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, वो इतने परेशान होते थे। अब तो चलो कोविड आ गया, इस वजह से कई इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन हो गए सारे, लेकिन उससे पहले 3 साल बहुत भुगता है हमारे स्टूडेंट्स ने। कई बच्चे मिलते थे कि भाई आंतें दुख गई, पेट दुख गया, टेम्पू में थक गए, वो इतना ऊँचा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और मंत्री जी
पूरा सहयोग किया था इस क्षेत्र ने आपका, और मैं इनके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारी परेशानी और दर्द को समझें और इसका ज़रूर कोई हल निकलवाएं। 4.5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है, इकोनॉमी अफेक्टेड हो, ऊपर से महामारी की मार और सुविधाएं ना होना कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और शायद यही वजह हो सकती है कि युवा या तो सामाजिक प्रगति में हिस्सा नहीं लेना चाह रहा, अब मुझे या आप देख शिक्षा लो, भी नहीं, शिक्षा की तरफ भी नहीं। आज तो मैंने आपके माध्यम से यहाँ मैं कह पा रहा हूँ। अब मुझे देख लो, मैंने RTI के थ्रू जवाब मांगे, मैंने प्रशासन से जवाब मांगे, वही घूमे फिरे कोविड का जवाब दे दिया, विधायक से संपर्क किया, हाँ भाई वहाँ से स्टाफ नहीं आ रहा। तो लास्ट में एजुकेटेड यूथ कहाँ जाए, वो तो हिम्मत हार के बैठ जाएगा। लेकिन फाइनली फिर जब सोचा तो यही सोचा कि अब आंदोलन ही करना पड़ेगा, रेल जाम करेंगे वहाँ, तब जाके इनकी आँख खुलेंगे। क्या करें मजबूरी में। अगर वो हॉस्पिटल खुल गया होता तो मेरे गांव में जो कोविड का जो किसी भी गांव में या कोविड का जो हाल हुआ है, इस टाइम पे कितना फैसिलिटी उपलब्ध कराता ये हॉस्पिटल जो होता। वहाँ कोविड सेंटर्स भी बना सकते थे आप, वहाँ वैक्सीनेशन भी करा सकते थे आप, तो बहुत सारे वहाँ पर हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं। अगर कोई किसी को कोविड हो जाए तो बहुत ज़्यादा फैलने के आसार थे गांव में तो जी। क्योंकि गांव में लोग, हालांकि हमने लोगों से अपील की कि आप हुक्का को छोड़िए, क्योंकि कई बार 10 लोग इकट्ठे हो जाए, कोई इन्फेक्टेड आके उसमें घूंट मार दे तो 10 को हो जाएगा इन्फेक्शन। और लोगों ने माना भी, बुजुर्गों ने हुक्का बिल्कुल बंद कर दिया था। तो ऐसे सार्थक प्रयास हमने किए कोविड के लिए भी। देखा जाए तो हमारे शहरों में बहुत काम हो रहा है, और जहाँ तक कम्युनिटी फीलिंग की बात है तो ये हमारे कई गेस्ट्स ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि जितनी कम्युनिटी फीलिंग फरीदाबाद शहर में है उतनी और शहरों में देखने को नहीं मिलती। और अगर ये आपकी बात इन NGOs तक या हमारे शहर के इंडस्ट्रियलिस्ट या ऐसे लोग हैं जिन्हें हम ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद कह रहे हैं, अगर उन तक पहुंच रही है तो शायद शहर से थोड़ा सा और आगे जाके आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी मदद पहुंचा देंगे तो इनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और आपका पर्पस तो सॉल्व होता ही है। आपने कहा ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू हो गई हैं, अब कोचिंग नहीं हो पा रही है, क्या ऑनलाइन क्लासेस ठीक से हो पा रही हैं? इंटरनेट की फैसिलिटी जो शहरों में इतनी प्रॉब्लम है तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरा जो टेक है इसके ऊपर, मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो एजुकेशन जो चल रही है, बिल्कुल भी कई बार क्या होता है कि मैंने अपने खुद देखे हैं बच्चे कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फ़ोन पे ऑनलाइन एक बार ज्वाइन कर लिया, वो लिंक फ़ोन साइड में फेंक दिया, टीचर बोले जा रहा है। कई बार नेटवर्क नहीं आता तो कोई बात क्लियर नहीं हो पाती। तो जब बच्चा आंखों के सामने रहता है, मैंने भी टीचिंग की है बीइंग डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जब आंखों के सामने होता है तो सब कुछ आपके सामने होता है, उसकी नज़र कहाँ है, कहाँ देख रहा है, अच्छे से आप इंटरेक्ट कर पाते हो। लेकिन ऑनलाइन में वो फ़ोन पे ज्वाइन करने के बाद फ़ोन को साइड इफेक्ट देते, टीचर बोलते रहता है। दूसरा आइज़ के ऊपर भी उसका इफेक्ट है बहुत बुरा, जो आप सिक्स में जो बच्चों पर वो तो मजबूरी है लॉकडाउन की। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई एक टीचर या गांव से कोई एक व्यक्ति जो शिक्षित हो और वो उस जूम क्लास में प्रेजेंट रहे ताकि वो बच्चों पर नज़र रख सके? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है। एजुकेशन के ऊपर फोकस है, क्योंकि आप उन 20 बच्चों को एक जगह तो बिठा नहीं सकते। लेकिन अगर कोई गांव का बड़ा व्यक्ति शायद उतना शिक्षित ना भी हो, पर कम से कम वो ये इंश्योर करे कि जो क्लास चल रही है वो ठीक से चल रही है, विल दैट हेल्प? और टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, लेकिन स्मार्टफोन होना या लैपटॉप होना इज़ ऑलवेज अ चैलेंज गांव में भी। ऐसा नहीं है, वैसे तो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं सभी, पर मतलब अगर फैसिलिटी दी जाए, मेरा कहना ये है कि अगर फैसिलिटी दी जाए तो बच्चों का रुझान इस तरफ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और युवा को हम अगर प्रशासन के साथ जोड़ दें तो दे विल गेट अ पर्पस ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, दे विल गेट समथिंग टू डू। प्रताप जी, क्या हमारे पास कोई सवाल आ रहा है ऑडियंस से? नहीं तो फिर मैं जारी रखूं। ओके सर, एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगी हरीश जी कि जब आप सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, गांव का सैनिटाइजेशन है, चाहे वो वैसे मस्कीटोज़ के लिए हो, जैसे हम गांव में आकर दवाई छिड़का करते थे पहले, और फ्यूमिगेशन होता था, तो इस चीज़ के प्रति गांव वालों ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि पिछले वेव में इतने केसेस नहीं थे, लेकिन इस वेव में ग्रामीण क्षेत्र जो है बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड थे। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, इस टाइम में सभी लोग बहुत ज़्यादा भयभीत थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, घरों से ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन फिर भी लोग इसमें आगे आए, लोगों ने खाने का इंतज़ाम किया। जो लोग वहाँ से पैदल रास्तों से चल के आ रहे थे, लोगों ने स्टैंड लिया, और जो
हमारे जो गांव का जो सरपंच था उसके जो परिवार वाले थे उन लोगों ने खुद मास्क और वो पहन के सैनिटाइजर स्प्रे किया ट्रैक्टर चला के। अच्छा। उनका भी मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ। तो इस तरह से लोगों ने स्टैंड लिए और खाने के इंतजाम भी किए। मुझे याद है कि जब वो लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे कॉलेज में जब ले जा रहे थे तो घर वाले या हमारे पड़ोसी वो कह रहे थे कि भाई इनके साथ मत जाओ, इस तरह से डर थोड़ा आपको भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम उनसे एक दूरी बना के हम गए वहाँ और हमने स्टैंड लिया कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने किया ऐसा उस टाइम। मुझे एक एक करके बताइए कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन पहले टेस्टिंग था, के प्रति क्या रवैया है गांव के लोगों का? मैम, लोग थोड़े से जागरूक नहीं है इस फील्ड में। इस मामले में थोड़ी सी घबराहट उनके अंदर हो जाती है। कई लोगों के ये कहने लगते हैं कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली हम तो और बीमार हो जाएंगे। मतलब उनकी मानसिकता कुछ ऐसी है। वहाँ पर सेमिनार्स की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर एक अच्छे डॉक्टर्स एक ग्रुप वहाँ पे सरपंचों के थ्रू या पंचायत मेंबरों के थ्रू एक मीटिंग करा के उनको अच्छे से उनको समझाए कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके कोई नुकसान नहीं है और आप टेस्टिंग कराइए। लोग पता नहीं लोग इंसल्ट समझ रहे हैं इसको कि मेरे जो कोविड हो गया, इसको इंसल्ट क्यों समझना? ये भी तो एक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। तो आप ये मत समझिए किसी को बता नहीं रहे कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो भी फिर कहेगा इसको कोविड से दूर रहो। आप इसको इंसल्ट मत लीजिए, आप इसको शेयर करिए, आप इसको बताइए और समझिए कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तभी दूर तो वैसे भी रहना ही चाहिए, वैसे भी रहना ही चाहिए अगर तो। पॉजिटिव है हाँ, तो उनके लिए सेमिनार्स की जो अवेयरनेस है, जो सेमिनार्स उनकी बहुत ज़रूरत है कि हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स या तो गवर्नमेंट अपॉइंट करे या कोई NGOs या कोई प्राइवेट एजेंसी उनको करे, तो उनको समझाए जाके कि भाई ऐसे। अच्छा, मान लीजिए अगर वो टेस्टिंग कराने को तैयार हो जाते हैं तो क्या टेस्टिंग की सुविधा वहाँ उपलब्ध है? कहाँ जाना पड़ेगा टेस्टिंग कराने के लिए उनको, अगर वो मान जाएं तो? हमारे गांव के पास ही एक रसूलपुर गांव है, छोटा सा गांव है 4-5 किलोमीटर दूर, वहाँ भी टेस्टिंग हो रही है। लेकिन बड़ी दिक्कत है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ रह रही है इस टाइम पे और पलवल ही जाना पड़ता है मेनली, फिर प्राइवेट उसके पास ही, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और हॉस्पिटल पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक ही है और बड़ा फिर लोग बचते भी हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्या पता हमारे कोविड नहीं हो, वहाँ पहुँच जाए तब हो जाए हमारे कोविड। इस तरह से एक भय का माहौल भी उनके अंदर है, तो लोग बच रहे हैं टेस्टिंग कराने से। तो और मान लीजिए अगर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाती है तो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा गांव के लोगों को? मैम, अब तो सरकार ने कुछ ऑनलाइन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन एक ऐप कर रखी है। और लगवाने के लिए मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को कैंप्स लगा देने चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हर एक गांव का एक कैंप वहाँ लगा दे, डॉक्टर्स अवेलेबल और वैक्सीन अवेलेबल करा दे और वहाँ पर वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रहेंगे, हम लाएंगे लोगों को, हम वैक्सीनेट कराएंगे। तो सरकार इनिशिएटिव लेके कैंप लगाए वैक्सीनेशन के। आपको तो साथ में जुड़ना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। बिल्कुल। हाँ जी प्रताप जी, डू वी हैव अ क्वेश्चन? खेमपाल सिंह बैसला हैं, वो पूछ रहे हैं कि गांव में लोगों ने पोखर व नाले घेरे हुए हैं, इस पर क्या विचार है? असल में जो गांव के अंदर जो हमारे नाले और पोखर हैं उनकी वजह से गंदगी भी बहुत ज़्यादा है और मंत्री जी के पास गांव वाले लोग गए भी थे कि नालों को बिल्कुल ख़त्म करके पक्का कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई है कि होडल के अंदर 5 से जो 6 गांव हैं वो सीवरेज लाइन से जोड़े जा रहे हैं, पेयजल सीवरेज लाइन से। तो उनमें क्या क्राइटेरिया है कि 10,000 आबादी से ज़्यादा वाले जो गाँव हैं उनको हम उससे जोड़ेंगे। तो जैसे ही हमने ऑलरेडी CM साहब को मैंने लेटर लिखा हुआ है, आदर्श समिति ने विधायक साहब को भी उनको मेंशन किया हुआ है कि आप हमारे बड़ौली गांव को जिसकी आबादी 10,000 से कहीं ज़्यादा है उसको भी सीवरेज पेयजल योजना से जोड़िए। जब सीवरेज पेयजल योजना से जुड़ जाएगा तो नाले अपने आप खत्म हो जाएंगे और सीवर डल जाएंगे, सफाई रहने लगेगी और जो पोखर हैं उनका सारा पानी सीवर के थ्रू बाहर चले जाएगा। पोखर खत्म करवा के वहाँ पर या बारात घर या बड़ी लाइब्रेरी या कोई अच्छा पार्क हम वहाँ पर बनवा सकते हैं। हाँ, तो हमारे जो विजन, जो हमने मिशन, जो मैंने विजन जो पेश किया है अपने क्षेत्रवासियों के लिए, उसमें सबसे पहला काम यही रहेगा कि हम पोखर और नालों को और सीवरेज के लिए बहुत संघर्ष करेंगे। जब 10,000 से ऊपर की आबादी वाले गाँव को जोड़ा जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, विधायक जी से हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल होडल के ही गाँवों का जो हमने जोड़ा है नाम उनके ही आए हैं, होडल के विधायक के। तो पलवल के जब विधायक दीपक मंगला जी जब इसको कराएंगे तो उस टाइम पे उनको हमारा गांव लेना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि लेना भी चाहिए, बड़ा गांव है और सफाई हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा रोग भी कम हो जाएगा, पशुओं के लिए सुविधा भी हो जाएगी। जी, वैसे तो सफाई या क्या कहते हैं बेसिक अमेनिटीज़, इन जन सुविधाओं के लिए छोटा या बड़ा का कोई साइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार को फ़िलहाल ऐसा लगता है कि पहले बड़े गाँवों को लिया जाए
तो देखा जाए तो उसका इफ़ेक्ट जो है हर चीज़ पे पड़ता है। जितनी ज़्यादा सफाई उतनी कम बीमारी, उतने कम केसेस हॉस्पिटल्स में, उतना ही कम सरकार के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा, हल्का रहेगा, और जानवर भी हेल्दी रहेंगे तो अपने आप इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है। ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। और हमारे जैसे मैम गवर्नमेंट जो कॉलेज था हमारे गांव का लड़कियों का, तो वहाँ पर हमने इनिशिएटिव लिया। वहाँ पर बहुत खरपतवार और ऐसी जो पेड़ खड़े थे, जो जहरीले पेड़ भी थे, और उन सब पेड़ों को हमने खुद ने जो है अपने साथ ही लिए सारे समिति के, और खुद हमने किसी का वेट नहीं किया कि हम किसी प्रशासन से किसी को सफाई वाले को बुलाए। हमने खुद उन सबको उखाड़ के साफ़ किया, बिल्कुल अच्छा खुद किया। और क्योंकि बेटियां पढ़ती हैं, हमारी बहनें ही तो पढ़ती हैं, उसमें साफ आंगन में बैठेंगी तो हमें ही गर्व होगा इस चीज़ का। जी, तो इस सोच के साथ बढ़ रही हैं। ये इससे जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में था बहुत देर से। आपने कहा कि वहाँ बेटियों का कॉलेज है, जी। तो जब ये बच्चियाँ आती हैं तो क्या वहाँ पर पीने के पानी की और टॉयलेट की सुविधा है? और ये मतलब क्योंकि अपने घरों से निकल के आ रही हैं, अगर वहाँ 4-5 घंटे भी लगा रही हैं, क्लासेस हो रही हैं, पढ़ रही हैं, तो क्या ये बेसिक सुविधाएं हैं वहाँ पर? मैम जो गांव का जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉयलेट्स तो उसमें काफ़ी सारे टॉयलेट्स की सुविधा है, बिल्कुल फ़ाइन। लेकिन थोड़ी सी पानी की वहाँ पर दिक्कत थी, क्योंकि अभी पिछले सेशंस में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले क्लासेस गवर्नमेंट स्कूल में हमारे कॉलेज की लग रही थी, बेटियां वहीं पढ़ने जाती थी, बहनें हमारी। तो जैसे अब स्टार्ट हुआ है तो अभी बजट बन के गया है, उसमें जो आरओ वाटर का जो वो पूरा टंकी जो ठंडे वाटर की जो होती है उसका बजट बन के गया है, वो भी अप्रूव हो गया है। और फाइनली जो अगला सेशन शुरू होगा, निश्चित रूप से उनको आरओ का पानी, ठंडा पानी पीने तो को उसमें ड्रिंकिंग वाटर भी रहेगा और टॉयलेट्स में भी पानी की सुविधा रहेगी? बिल्कुल, टॉयलेट्स में पानी की सुविधा तो आज भी है मैम। अच्छा। क्योंकि समरसीबल्स लगे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पानी बिल्कुल साफ़ हो पीने का, वहाँ ठंडा आरओ का पानी। तो उसके लिए वो उसका अप्रूव हो गया है। वो जब अगले सेशन से कॉलेज शुरू होगा तो निश्चित रूप से हमारी बहनों को साफ़ पानी मिलेगा। मैं ये नहीं जानती कि ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है, लेकिन ऐसा हमें सुनने में आता है कि गांव में आज भी कास्टिज़म यानी जातिवाद जो है वो कईयों को काफ़ी परेशान करता है। जी। और फरीदाबाद और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं उन सभी में सब तरह के लोग रह रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ कभी आपने चैलेंज फेस किया? अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, बिल्कुल मैं इस पर खुल के बोलना चाहता हूँ, और बोलना भी चाहिए। लोगों को ये चीज़ें दबा के नहीं चाहिए कि अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए या अपने किसी व्यक्ति विशेष से मेरा वो बिगड़ जाएगा उसके लिए दबानी चाहिए ये बातें। जी। मतलब आप सोचिए कि किसी गांव की आबादी 100% 100 लोग हैं किसी गांव में, उनमें से 35 लोग हमारे एससी हैं, 10 लोग एसटी हैं और 5 लोग वाल्मीकि हैं। तो अब देखिए आप, अगर केवल हम और बाकी गुजर रहे हैं, वैसे जाति का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई भी जाति हो, कोई भी अन्य कोई भी जाति हो, हाँ, अगर हम सिर्फ उनका ही विकास करने में लगेंगे तो गांव के तो केवल 60 लोगों का विकास हुआ। जी। और जब हम एससी एसटी वाल्मीकि सबको साथ लेंगे तो 100 के 100 लोगों का विकास हुआ, तो गांव अपने आप में डेवलप हुआ। तो ये समानता की भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। और कितना आगे हम लोग निकल चुके हैं, आज भी हम इन चीज़ों पे बैठेंगे, पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे कब तक? सबको समानता और बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। खुल के बेबाकी से अपनी बात वो भी कहें। और मैं तो अभी अम्बेडकर जयंती थी, उस टाइम पर उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ था हमारे भाइयों ने, उन्होंने, तो मैं उनके बीच गया और मैं उनसे कहा कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कैसा भी व्यक्ति आपको कैसे भी डराए धमकाए, आप संपर्क करिए, हम आपके साथ खड़े, खुल के कहिए आपके साथ जो हो रहा है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि छोड़ो इन सब बातों को। आज की लड़ाई रोटी की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, तरक्की करने की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है। कहाँ जात पात में कब तक फंसे रहोगे? वक्त गया हुआ, अब तो आपको उठने की आवश्यकता है। तो यही मैंने तो एक माहौल ऐसा बनाया कि समानता का माहौल बने, उनके अंदर भी विश्वास जागे, एक आशा जागे, कोई है जो हमारी सुन सकता है। तो इस तरह से मैं, और लोग जो थोड़े से नकारात्मकता के रहते हैं, ये लोग तो रहते हैं, ये तो हर जगह तो उनको भी अपना रवैया बदलने की आवश्यकता है इस मामले में। क्योंकि लोग सब समान हैं, हम सब मांस और खून के बने हुए पुतले हैं, हम सब सांस लेते हैं, रोटी खाते हैं, कोई काटता है तो खून निकलता है। तो हम क्यों ऊंच नीच किस बात के लिए? वही जो पुराने बनाए हुए ढर्रे उन पर चले क्यों? तो ये सब हमें अब छोड़ना होगा। अब हमें लड़ाई है, डेवलपमेंट की लड़ाई लड़नी होगी, विकास। आई कम्प्लीटली एग्री विद डॉक्टर, क्योंकि जो हरीश जी ने बात बोली कि अगर हम एक प्रगतिशील देश हैं, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग नेशन, और जहाँ डिजिटाइजेशन इतने ज़ोर शोर से शुरू हो रहा है कि जहाँ का जिस देश का प्रधानमंत्री लोगों तक पहुँच रहा है, और अब वो समय नहीं रहा जब लोगों को प्रशासन या सरकार तक जाना पड़ता था। प्रशासन और सरकार स्वयं लोगों तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हो रही है। ऐसे में हमें वो सब चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए
जिनके कारण भारत प्रगति नहीं कर पा रहा था। जी। एंड आज का टाइम जो है वो डेवलपमेंट का टाइम है, एजुकेशन का टाइम है। इट्स अबाउट इम्प्रूविंग आवर इकोनॉमी। ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी 2 साल में बहुत बड़ा झटका देख चुकी है एंड एवरीबडी इज़ अफेक्टेड। हर क्लास, जनरल कैटेगरी हो, SC ST OBC, एनीबडी, एवरीबडी इज़ अफेक्टेड। जानवर, इंसान, पौधे, आर इकोसिस्टम सभी अफेक्टेड हैं। तो ऐसे में हरित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर और एक ओवरऑल बिग पिक्चर देख के और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। और मैंने खास इसीलिए आपसे इस वजह से पूछा क्योंकि जातिवाद का एक बहुत बड़ा मसला है सभी गाँव में, फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र में। आई थिंक विद दिस इंफॉर्मेशन आई एम डन विद डॉक्टर हरित। आप एक फाइनल मैसेज जो हरित जी देना चाहेंगे अपने आसपास के गांव के लिए और दूसरे जो गांव या ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं उनकी इंस्पिरेशन और उनकी समझ के लिए। मैं सभी युवाओं और दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी युवा हैं पहले अपना कर्तव्य समझे और दायित्व समझे और अपने गांव से ही और अपने पड़ोस से ही शुरू करें। जो भी आपके गांव का सरपंच है और आपके गांव का मेंबर है, अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो उसके प्रति सक्रिय हों, आवाज़ उठाएं, मजबूती से उसको समझाएं कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता, क्योंकि आप ज़्यादा पावरफुल हो, आपके पास एजुकेशन है, आपको पता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आप RTI लगा के सब कुछ पता कर सकते हो किसने कहाँ। आज तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो सभी युवाओं, आप सभी एकजुट हो जाओ, एक मत हो जाओ और जो ये कुरीतियाँ जो फैल रही है समाज में, जो जात पात की या छुआछूत की या किसी भी तरह की जो मानसिकता है, खराब मानसिकता है, जिसकी वजह से किसी भी समाज की प्रगति में कोई रुकावट आती है, उस सब को छोड़ के हमारे जो जनप्रतिनिधि उनके प्रति प्रश्न करो उनसे कि आपने क्या किया हमारे लिए और आप ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। सवाल करना शुरू करें और आवाज़ बुलंद करें, निश्चित रूप से सुधार होगा। और हम कर रहे हैं इसी ढर्रे पे, इसी पथ पे चल के हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम अपना क्षेत्र का और अब सबका विकास कर पाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच हरित जी। मैं हमारे प्रशासन से भी यही गुहार लगाना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, जब लोग तैयार हैं चेंज लाने के लिए, जब लोग तैयार हैं आगे आके काम करने के लिए, तो सरकार और प्रशासन को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। और लोग पीपल्स मूवमेंट शुरू हो चुका है, उसे सपोर्ट करें, लोग एक दूसरे की मदद करें। और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस एपिसोड को यहाँ एंड करती हूँ। एंड आई होप कि जैसी होप मुझे इनकी बात सुनकर लगी, ऐसे और लोगों में भी होप जगे, सो वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। मैं कल 4 बजे फिर किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।